अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे के अंदर। जो ये टॉपिक है ना, ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स में मिल सकता है, करंट अफेयर्स में मिल सकता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मिल सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये है लेक्चर, हम स्टार्ट करते हैं। IMF कब इस्टेब्लिश हुआ? 1945 के अंदर। पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो है ना, दुनिया के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर उसको कंट्रोल करने के लिए UN बनाया गया। जो इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF बनाया गया। मैं इंशाल्लाह इसके आपके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करूँगा। जितने CSS की आउटलाइन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे डिस्कस करूँगा। मतलब ये पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक हेजमनी है ना, इसको कायम करने के लिए ये दो इदारे बनाए गए हैं। एक UN बनाया गया, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF बनाया गया। ठीक है, जो कंट्रीज़ इन दो चीज़ों के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वही सुपर पावर रह सकती हैं। जिनके अंदर ये दो चीज़ों में कोई कमी आ जाती है तो फिर तीसरी इनके अंदर मिलिट्री आ जाती है। मिलिट्री भी इकोनॉमी से ही आती है। अगर आप इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल ऑर्डर सही नहीं है तो फिर आप पता क्या है, मिलिटरीली भी आप कमज़ोर हो जाते हो, फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। तो अब इस हेगमनी को कौन कायम करना चाहता था? ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका। तो इसके अंदर भी अमेरिका का हाथ होगा IMF की फॉर्मेशन के अंदर, इसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ठीक हो गया। अब ये क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये कंट्रीज़ को बैंकरप्सी से बचाता है। अब आप सुनते होंगे जो हमारे पास स्टेट बैंक है, या जैसे हमारे पास पाकिस्तान के जो हर कंट्री के अपने अपने एक स्टेट बैंक होता है, या एक बड़ा इदारा होता है जो उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अब जब हमारे पास क्या होता है, बैंकरप्सी होती है किसी कंट्री के अंदर, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $5 बिलियन से कम हो जाते हैं, या फिर जैसे पाकिस्तान के $2 बिलियन तक रह गए थे, इस मतलब हम बैंकरप्ट हो चुके थे, सिमिलर टू बैंकरप्सी। तो इस तरह की कंट्रीज़ को फिर IMF लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो बैंकरप्ट ना हो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ लोन्स क्या आते हैं? एक हमारे पास होते हैं SBA लोन्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्टैंड बाय एग्रीमेंट। तो ये 3 महीने के अंदर रिटर्न करना होते हैं। दूसरी और हमारे पास IMF लोन देता है, जो हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, जिनको हम EFF कहते हैं, एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड्स। तीसरे हमारे पास होते हैं हमारे पास पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, PRGT। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये IMF प्रोवाइड करता है लोन्स को, ये पावर्टी को कम करने के लिए ये लोन्स दिए जाती हैं। अब इसकी कंडीशंस भी हैं। IMF ऐसे तो लोन नहीं दे देता ना, उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं। अब हम उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास है ना, SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, और टोल्ड स्ट्रक्चरली एडजस्ट योर इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल इश्यूज़। तो इस सैप के तहत जो है ना, किसी भी मुल्क के अंदर अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ होते हैं उसकी इकोनॉमी के अंदर, तो ये उनको बताता है कि सैप जो है ना, कि आप अपने जो है ना स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करें इकोनॉमी की। मतलब ये फिर उस तरह किस तरह उनको टिप्स देता है, कहते हैं कि इंक्रीज़ यूर टैक्स बेस, अपने टैक्स बेस इंक्रीज़ करके आप जो है ना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब ये 2.5 मिलियन टैक्स फाइलर पाकिस्तान के अंदर है इस टाइम। तो ये एक स्टेटस दिया हुआ है आपको, एक एविडेंस दिया हुआ है। अब टैक्स इज़ ऑफ 2 टाइप्स, टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये फिर गवर्नमेंट लगाती है आवाम के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितना है, 40%। अब ये पर्सन पर्सन जो होता है ना, उसकी इनकम के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये GST पे लगते हैं। मतलब हमारे पास जैसे डेली कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, होटलिंग्स वगैरह। तो ये पाकिस्तान के अंदर कितना है, 60% इनडायरेक्ट टैक्स है और 40% डायरेक्ट टैक्स है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये टैक्स की 2 टाइप्स हो गई। तो ये हमारे पास सारे टैक्स वगैरह लगाना कौन बताता है? SAP बताता है, जो कि IMF का एक हमारे पास पार्ट है। उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सब्सिडीज़ दी होती हैं, अगर वो IMF चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स देती हैं अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी जो होती है, वो भी जो है ना, सेव पाकिस्तान फ्रॉम क्रैशिंग समटाइम्स। ये भी काफ़ी टाइम पाकिस्तान को जो है ना क्रैश होने से बचाती है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो IMF कहती है कि जो है ना, आप अपने सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रिड्यूस कर दे, जैसे एहसास हो गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया। तो इससे पता है क्या होता है, फिर वो इनकम बच जाती है, एक्सपेंडिचर जो कम हो जाते हैं ये सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स को कम करके। उसके बाद ये हमें क्या कहते हैं कि रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, कि आप अपना फिजिकल डेफिसिट कम कर दें, मतलब एक्सपेंडिचर्स कम करें और इकोनॉमी से हेल्दी हो जाती है। फिर हमारे पास पॉइंट 5 है, वो क्या है कि IMF हमारे पास एग्री हो जाता है लोन्स के लिए ऑफ एनी टाइप, टाइप 1, 2 या 3, अगर हम ऊपर वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं IMF की। और पॉइंट 6 हमारे पास क्या है, SOE, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज। वो IMF हमें कहता है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन कर दें। जैसे हमारे पास ये होती है ना SOEs, तो इसका गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होता है। जब इनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। जैसे रिसेंटली अभी हमने PIA की है।
तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एसओईज़ जो है ना, ये हम क्यों करते हैं, आईएमएफ के कहने पे करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, जो इंक्रीज सर्कुलर डेप्ट होते हैं उसको रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करती है। अब जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है या कंपनी होती है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करती है। और जो प्राइवेट होती है ना, वो फिर सिस्टम को बिल्कुल अच्छा चलाती है, क्योंकि उसके अंदर वो अपना बेनिफिट्स देखती है, लॉस नहीं देखती। तो इस तरह फिर वो इदारा भी मतलब तरक्की याफ्ता हो जाता है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है प्राइवेटाइजेशन से। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ क्या है कि इसके अंदर हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नेंसेस होती है। अब इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एवरी कंट्री इज प्रेजेंट इन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। जो इसके अंदर दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारे पास क्या एग्जेक्टिव बॉडी है। इसमें 24 डायरेक्टर्स होती हैं। एक डायरेक्टर एक कंट्री से होता है, और एक डायरेक्टर मतलब जो बड़े 5 कंट्रीज होते हैं ना, उनसे भी होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 5 वीटो पावर्स हैं। ठीक है, एक उनमें से डायरेक्टर होता है और एक डायरेक्टर हर कंट्री का होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें लीडिंग एमडी होते हैं, जो हमारे पास एग्जेक्टिव बॉडी को लीड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एमडी। एमडी का होता है हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, हेड ऑफ एग्जेक्टिव बोर्ड होता है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की नेक्स्ट साइट के ऊपर। जो हमारे पास है कि थर्ड पॉइंट, स्टाफ और डिपार्टमेंट क्या होते हैं हमारे पास। ये कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, और तीसरा हमारे पास क्या करते हैं, टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। अब ये किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको ये हमारे पास क्या करते हैं, उसके ऊपर इकोनॉमिक रिसर्च करते हैं और उनको फिर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये इसका तीसरा जो पार्ट है वो है स्टाफ एंड डिपार्टमेंट वाला। हमारे पास फंक्शंस क्या हैं आईएमएफ के। आईएमएफ जो है ना हमारे पास इकोनॉमिक सर्विलेंस के अंदर हेल्प करते हैं, मॉनिटर इकोनॉमीज ऑफ द होल वर्ल्ड, और फिर उसको क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होने से बचाता है। प्रिपेयर ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स बनाता है आईएमएफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, डब्ल्यूईओ आ जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो जाता है, और जीएफएफ के मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं, ये फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना उसको उसके बारे में हमें बताती है कि वो अभी इंक्रीज़ हो रही है, किस मुल्क की डिक्रीज़ हो रही है, उसके इंडिकेटर्स देते हैं। तो ये इसकी जो रिपोर्ट्स है वो हमारे पास कौन बनाता है, ये आईएमएफ बनाता है। ठीक है। उसके बाद आईएमएफ क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है लोन्स, एसबीए, ईएफएफ और पीआरजीटी, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं तीनों लोन्स। ये तीनों टाइप्स के लोन्स प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री को। और ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करता है, कंडीशनैलिटीज़ लगाता है, किस तरह की, इंक्रीज टैक्स बेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट और इंटरप्राइजेस, एड्रेस द फाइनल डेफिसिट इन स्पेंडिंग ज़्यादा और इनकम कम। तो इस तरह की जो है ना ये इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं आईएमएफ की। इंशाल्लाह जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके पास सारा डाटा होगा। और ये हमारे पास आईएमएफ क्या करता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनकाद करते हैं, और वेज टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। तो इन चीज़ों के ज़रिए जो हमारे पास क्या होता है, ये टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करके किसी भी जो कंट्री होती है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एडवाइजरी मिशंस होते हैं जो कि हमारे पास एडवाइस देते हैं। नंबर 6 के बाद हमारे पास क्या होता है, एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये कंसिडर एज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो हम ये इनको जो है ना एसडीआर्स को जो है ना इंटरनेशनल रिजर्व्स कहते हैं। और ये हमारे पास हर कंट्री इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, और जो हर कंट्री है ना उसको इसमें एक कोटा होता है। जब हमारे पास किसी भी कंट्री के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह, तो उसके केस के अंदर जो है ना इसमें से उस कंट्री को उसके कोटे के मुताबिक दिया जाता है 2%, 3%, एट्सेट्रा। तो ये किस लिए होता है, ये उसके बैलेंस करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ऑफ अ कंट्री। तो ये एसडीआर का मतलब सारा प्रोसेस हो गया। और तीसरा हमारे पास 7वें पॉइंट पे क्या आता है कि हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट। अब हमारे पास क्या करती है आईएमएफ, हमारे पास रोल प्ले करती है क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर भी। इसमें क्या होता है, हमारे पास आरसीएफ होते हैं, रैपिड क्रेडिट फंड, और आरएफआई होते हैं, रैपिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर हमें इन 2 फंड से देकर हमारे फंड मैनेजमेंट को, क्राइसिस को सॉल्व करवाने के अंदर हेल्प करते हैं, तो मैनेज करवाते हैं हमारे प्रोसेस को। और जो एसबीए है ना, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली किया था आईएमएफ के साथ। उसकी मद में हमें कितना $3 बिलियन मिले थे। जब हमारा मुल्क कह रहे थे ना कि अभी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अभी बैंकरप्ट हो जाएगा, तो उस वक्त तो हमने एसबीए लिया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने। उसकी कंडीशंस क्या थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इंक्रीज यूअर रेवेन्यू, कि अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दे, मतलब टैक्स बेस इंक्रीज़ कर दे। एनर्जी सेक्टर्स जो है ना उनके अंदर रिफॉर्म्स लाएं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह के ऊपर टैक्स लगाएं, पीरियडिकली इंक्रीज़ करें, एकदम इंक्रीज़ ना करें। और फिर क्या करें, इंक्रीज़ द इंटरेस्ट रेट,
अप टू 15 to 17.5%, और अपने जो है ना इंटरेस्ट रेट उनको भी इंक्रीज़ कर दें। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कर दें, और एंटी करप्शन कैंपेन्स चलाएं ताकि आपका मुल्क जो है ना वो बैंकरप्सी से बच सके। और फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स ऑफ आईएमएफ ऑन पाकिस्तान। तो हमारे पास क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ होंगे अगर हम आईएमएफ की पिछली हदायत को मानेंगे जो हमने उससे कर्जा लेने के लिए उसने हमें दिए थे 5 पॉइंट्स। अगर हम उन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, उन पे एक्ट करेंगे, मतलब एंटी करप्शन कैंपेन्स चलाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो फिर हमारे पास उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रिजॉल्व होगा। तो ये हमारे पास टैकल बाय आईएमएफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो है ना वो हमारे पास टैकल हो जाएगा। हमारे पास फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो कंट्रोल होगा। उसके बाद हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट वो कंट्रोल होगा। हमारे पास इंपोर्ट बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं इंपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे, एक्सपोर्ट को डिक्रीज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, तो इससे ट्रेड इम्बैलेंस होती है। जब हम आईएमएफ की जो पिछली वाली उसने कंडीशंस दी हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी और इंपोर्ट डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो कम होगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या आ जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कोई स्पेशल नहीं है, जैसे कोई मशीनरी वगैरह होती है या कोई टेक्नोलॉजी होती है, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान क्या है, ये इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, ये क्वालिटी या डाइवर्सिटी पे बेस नहीं करती, तो इसलिए हमारे पास ये मुश्किल होता है अपने मुल्क को स्टेबल रखना। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाता है, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट रिजॉल्व हो जाएगा अगर हम आईएमएफ की इन कंडीशंस को मानेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी आएगी, आईएमएफ के लोन से इन्वेस्टमेंट से क्रेडिबिलिटी आएगी, और इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। जब हमारे पास जो है ना हम एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स इंक्रीज़ करेंगे, तो सर्कुलर डेबिट जो इश्यूज़ हैं ना वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। जो हमारे पास एसओईज हैं, जब आईएमएफ ने कहा इनको सेल आउट कर दो, इनको प्राइवेटाइज़ कर दो, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जो है ना अगर हम आईएमएफ की जो शर्तें मानेंगे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, पहले मैंने आपके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स शेयर किए हैं, अब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, जो हमारे पास सब्सिडी अगर हम रिमूव करेंगे तो गवर्नमेंट जो है ना उसको तो फ़ायदा होगा मगर मैसेज को फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, और क्या होगा हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, और हमारे पास ये है कि अब जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर और मैसेज के ऊपर। तो हाई इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान के अंदर, वैसे भी आपको मैंने पीछे बताया है। अब पब्लिक बैकलैश आएगा कि हमारे पास रिमूवल ऑफ सब्सिडी से क्या होगा कि टैक्स वगैरह को इंक्रीज़ करने से जब है ना प्रोटेस्ट वगैरह बनेंगे, मतलब जैसे 2024 के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे महंगाई के खिलाफ, तो इस तरह के फिर पब्लिक बैकलैश आएगा। और फिर हमारे पास इसका क्या होगा कि आईएमएफ की कंडीशन को मानने से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अफेक्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ और एजुकेशन वगैरह। तो आईएमएफ कहता है कि जब कोई मुल्क बैंकरप्ट हो रहा होता है तो सबसे पहले वो अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को जो है ना बंद कर दे। अगर हम आईएमएफ की शर्त मानेंगे तो फिर हम इनको भी रोकना होगा, तो इससे भी हमारे मुल्क को जो है ना हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बैक सेट आएगा। Hope so your this topic will be cleared inshallah. I'll discuss next outline in the next lecture.